आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का ये चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का भाग 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़े थे। उसने भारत पर आक्रमण कैसे किया और भारत में कौन कौन से क्षेत्रों को उसने कौन कौन क्षेत्रों को जीता, लेकिन क्षेत्र जीतने के बाद उसका एक ही उद्देश्य होता था, लूटपाट करना। महमूद गजनवी वो आता कहाँ से था, गजनी प्रदेश, इधर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आता था। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आता था और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ही एक गजनी प्रदेश था, ध्यान रखिएगा, वहीं से आता था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। और हर बार उसका उद्देश्य एक ही होता था कि यहाँ से लूट कर लेकर जाया जाए। जितने भी मंदिरों से और लोगों से जितना कुछ भी धन उसको मिलता था सब लूट कर कहाँ पर लेकर जाता था? गजनी प्रदेश में, अपने प्रदेश में वापस लूट कर लेकर जाता था। उसका साम्राज्य विस्तार का कोई इरादा नहीं था कि वहां पर शासन किया जाए या कुछ भी किया जाए, और लूटपाट मचाना उसका काम था। और उसके बाद जिस मंदिर से वो लूटपाट करता था उस मंदिरों को तोड़ फोड़ देता था, मतलब तोड़ना फोड़ना भी उसका उद्देश्य बन गया था। तो कुल जो महमूद गजनवी था 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। उसके बाद वापस लौटा तो फिर वहां पर गजनी प्रदेश में रहा, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गजनी प्रदेश का ही एक छोटा सा क्षेत्र, ये मान लीजिए पूरा गजनी प्रदेश हो गया ना, पूरा गजनी हो गया, इसका छोटा सा क्षेत्र एक गौर प्रदेश था। कौन था? गौर प्रदेश। अब गौर प्रदेश महमूद गजनवी के बाद उसके जितने योग्य शासक उसके वंश में नहीं हुए। उसके सत्ता कोई और तो संभालेगा ना। मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, उसको मृत्यु कैसे हुई थी आपको पता है? महमूद गजनवी की मृत्यु कैसे हुई थी? पागल होने के कारण मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसके पास सोना बहुत अधिक हो गया था और यही देख देख कर वो क्या हो गया, पागल हो गया था। तो अब उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद कोई ना कोई तो उसके शासन संभालेगा। तो जो शासन उसका संभाला उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए उसके जितने ताकतवर नहीं हुए, तो क्या हुआ, पहले क्या होता था ये भी बात समझिए। मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है ना राजा, तो राजा अकेले इतना बड़ा क्षेत्र को नहीं संभालता था। ये छोटे छोटे क्षेत्र को किसी और को राजा बना, किसी सरदारों को राजा बना देता था, या कोई और छोटे छोटे सामंत रख लेता था और कहता था कि आप यहाँ का शासन संभालिए, और सारे जगह का छोटे छोटे करके शासन संभालिए, और सारा टैक्स वसूल कर किसको दीजिए? हमको दीजिए। मतलब राजा सब पर नियंत्रण किए हुए रहता था। लेकिन यही बात क्या होता था, जब राजा कमजोर होता था तो ये लोग क्या करते थे, अब टैक्स देना बंद कर देते। राजा जब कमजोर हुआ ना, मान लीजिए महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना, तो ये लोग देख लिए कि हाँ ये तो कुछ नहीं कर सकता, उसको महमूद गजनवी थोड़े है, ये कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इन लोगों ने टैक्स देना जब बंद कर देते थे, ये लोग टैक्स देना बंद कर देते थे और साथ में खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेते थे। कहते थे कि हम किसी का अधीन में अब नहीं है, हम खुद राजा हैं। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी राजा बने, लेकिन वो लोग इतने ताकतवर नहीं थे। तो क्या हुआ, एक छोटा सा प्रदेश गौर प्रदेश खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और वहां का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। वहां का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के एक ही उद्देश्य था, ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर, ये गजनी जो प्रदेश था, गजनी प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा में ये रहता था, छोटा सा हिस्सा गौर प्रदेश में। तो इसका उद्देश्य था गजनी प्रदेश पर अपना सत्ता जमाना। साथ में ही इसने ये भी बात ये जानता था कि 17 बार कौन आक्रमण किया था। इससे पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 17 बार, जो कि भारत से बहुत ज्यादा सोना, बहुत मात्रा में सोना लूट कर लेकर गया था। तो इसको भी पता था कि भारत में क्या है, भारत में सोना है, भारत में क्या है, सोना है। और साथ में ही जब यहाँ पर सोना चांदी की बहुत मात्रा है, तो यहाँ पर लूटने की जगह अगर हम साम्राज्य विस्तार करें, यहाँ पर अपना शासन जमा ले, तो और अधिक मात्रा में धन हमें मिल सकता है। तो क्या हुआ, मोहम्मद गौरी यहाँ से आक्रमण करना शुरू किया। पहले तो अपने गजनी प्रदेश में ही आक्रमण किया, और इसका उद्देश्य मुस्लिम साम्राज्य विस्तार करना था। ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम साम्राज्य विस्तार इधर भारत में करना इसका उद्देश्य था। और इससे पहले जो महमूद गजनवी था उसका उद्देश्य क्या था? भारत से लूटपाट करना और यहाँ के जितने भी सोने चांदी है सब अपने देश, ये अपने क्षेत्र गजनी प्रदेश में लेकर जाना। तो ये मोहम्मद गौरी क्या था, मोहम्मद गौरी आक्रमण करना शुरू किया, और सबसे पहले भारत वाले क्षेत्र में यहाँ मुल्तान में आक्रमण किया। कहाँ पर? मुल्तान। सबसे प्रथम आक्रमण मुल्तान में 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में मुल्तान में आक्रमण किया और यहाँ पर जीत गया। देखिए इसके पास योग्य सेना थी। देखिए इन लोगों को जीतने का आपको पता है क्या कारण होता था? 2-3 कारण आपको बताते हैं इन लोगों का
कोई भी बाहरी आकर भारत में कैसे जीत जाता था। कोई ये महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था ना, और अधिकतर समय जीता ही था, लूट पाट कर सब लेकर चला ही जाता था। ऐसा क्या होता था कि बाहर वाला आकर आक्रमण करे, यहाँ से लूट पाट कर सब लेकर चला जाए, ऐसे कैसे हो जाता था कि? और इतनी भारी मात्रा में सेनाएं भी इनकी नहीं थी कि भारत में जो शासक थे उनके पास 1000 सेना थी, इन लोगों के पास 10 लाख सेना थी, इतना का भी अंतर नहीं होता था। फिर भी ऐसा क्या होता था कि इधर से ये लोग आते थे और लूट करके चल जाते। 2-3 गो कारण क्या था। पहले तो भारत में छोटे छोटे राज्य में राजा थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में राजा थे। दूसरी बात कि आपसी इन लोगों का इतना मतभेद था, इतना लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, इतने आपस में इतना लड़ाई झगड़ा करते रहते थे कि दूसरा कोई भी आकर पीट कर चला जाता था, इन लोगों को पता भी नहीं चलता था। समझिए, 2 लोग लड़ रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं तो वो लोग आपस में उलझे रहेंगे ना, तीसरा उसको पीट कर चला जाता, पता चलेगा उसको कौन पीट कर गया है। ठीक वैसे ही यहाँ पर होता था कि यहाँ पर क्या, ये लोग आपस में लड़ते रहते थे और आपस में लड़ने के कारण ये लोग इतने कमजोर हो जाते थे कि बाहर वाला कोई भी आकर इन लोग हरा कर चला जाता था। और साथ में ही मान लीजिए ये यहाँ का राजा हो गया ना, तो यहाँ के राजा से ये आकर मिल जाता था और इसको हरा देता था। इसको हराने के बाद ये पूरा ताकतवर हो गया, अब इसको भी हरा देता था। तो ठीक वैसे इन लोगों के आपसी इन लोगों के इतना मतभेद था ना इधर वाले क्षेत्र के राजा के, कि बाहरी वाला आकर कोई भी हरा कर चला जाता था। तो यहाँ पर भी ये मोहम्मद गौरी जो था, इसका एक ही उद्देश्य था, मुस्लिम साम्राज्य विस्तार करना इधर। और सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था, मुल्तान वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था और इधर से भारत में एंट्री करना शुरू किया। अब यहाँ से गुजरात वाले क्षेत्र में, यहाँ पर गुजरात वाले, और गुजरात पर आक्रमण कब किया? 1192 में। 1192 में आक्रमण किया मुल्तान पर, 1175 में आक्रमण किया। उसके बाद गुजरात वाले क्षेत्र में 1192 में आक्रमण किया। और यहाँ पर राजा था भीम द्वितीय। कौन राजा था? भीम द्वितीय। अब इतना मतलब बढ़िया से पराजित किया इनको, एकदम बहुत अच्छा से। किसको? मोहम्मद गौरी को। यहाँ से भागना पड़ा। मोहम्मद गौरी हल्का में ले रहे थे। मोहम्मद गौरी को क्या लगा था कि 17 बार इससे पहले महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर चुका है और इस वाले क्षेत्रों को हराया था महमूद गजनवी। तो इसको भी लग रहा था ना मोहम्मद गौरी को कि हम मुल्तान हरा ही दिया है, अब आगे आकर इसको भी हरा देंगे। तो भीम द्वितीय ने पूरा अच्छी तरह से किसको हराया? मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी के यहाँ से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। मोहम्मद गौरी का पहला हार कहाँ पर हुआ? गुजरात में। किसके सामने? भीम द्वितीय। राजा कौन था? भीम द्वितीय के सामने पहली बार मोहम्मद गौरी की हार हुई और मोहम्मद गौरी को फिर वापस अपने गौर प्रदेश भागना पड़ा। लेकिन जो इस बार हल्के में समझ रहा था भारतीय राजाओं को, अब पूरी तरह से तैयार हो गया और मजबूत हो गया। कौन? मोहम्मद गौरी। क्योंकि उसको पता था कि अगर साम्राज्य विस्तार करना है तो इन राजाओं को तो हराना पड़ेगा। तो अगली बार यहाँ गुजरात ना आकर कहां पर? ये राजस्थान और दिल्ली वाला क्षेत्र, राजस्थान और दिल्ली वाला क्षेत्र में आक्रमण किया। ये यहाँ पर राजस्थान और दिल्ली वाला क्षेत्र में। और यहाँ का राजा था पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम आप सुने भी होंगे। राजस्थान और दिल्ली वाले क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान राजा थे। तो क्या हुआ? प्रथम तराइन का युद्ध, उसको क्या कहा जाता है? प्रथम तराइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी यहाँ से हारने के बाद पूरी अच्छी तरह से तैयार होकर फिर आया, यहाँ पर आक्रमण किया और ये तराइन वाले क्षेत्र में युद्ध हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रथम तराइन का युद्ध। 1192 में हुआ। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान काफी ताकतवर था, तो ये इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और यहाँ पर मोहम्मद गौरी फिर हार गया और फिर भागना पड़ा इसको। कहां पर? गौर प्रदेश में। फिर वापस से गौर प्रदेश में भागना पड़ा। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, ये वापस गौर प्रदेश में भाग गया। इसने सोचा था कि इससे हारे हैं तो थोड़ा सा सेना मजबूत किया और वापस दौड़ा चलाया तो फिर हार कर यहाँ से जाना पड़ा। अब इसको एक बात पता हो गई थी कि भारतीय राजाओं को हराना है तो सीधा सीधा उससे नहीं हरा सकते, किसी अन्य राजा से उनको मिलना पड़ेगा, किसी अन्य राजा की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी भारतीय राजाओं को हरा सकते। इसके पड़ोसी से सहायता लेना पड़ेगा तभी भारतीय राजाओं को हरा सकते। अब देखिए यहाँ पर क्या था, पृथ्वीराज चौहान और ये कन्नौज का राजा जयचंद, इन दोनों का आपसी मतभेद, बहुत ज्यादा संघर्ष चलता रहता था। क्या था? पृथ्वीराज चौहान और ये जयचंद, दोनों का आपसी बहुत ज्यादा संघर्ष चलता रहता था, आपसी दुश्मनी ठीक ठाक थी। अब ये बात पता चल गया था मोहम्मद गौरी को पता चल गया था कि आपसी दुश्मनी इन लोगों को ठीक ठाक है। मोहम्मद गौरी जाकर मिला जयचंद से। किससे? जयचंद से। और ये जयचंद ने क्या किया? जयचंद ने पूरा मदद का भरोसा दिया और जयचंद को ये लग रहा था ना कि इससे पहले कौन आया था?
महमूद गजनवी क्या किया था, लूट कर चला गया था, यानी यहाँ से साम्राज्य छोड़ दिया था, यहाँ का राजा नहीं बना था। तो जयचंद ने इसका मदद इसलिए किया मोहम्मद गौरी का कि जयचंद को लगा कि ये भी आएगा इधर से और राजा को हरा देगा, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा, ये जो भी इधर के राजा हरा देगा, और हराने के बाद ऐसा लूट कर और चला जाएगा, सारे जगहों के राजा कौन बन जाएंगे, हम बन जाएंगे। किसको ये लगा, जयचंद को। लेकिन इसको ये दिमाग में नहीं था कि इसका उद्देश्य कुछ और है, इसका उद्देश्य क्या है, साम्राज्य विस्तार करना। इसको ये बात पता नहीं थी कि इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना है। तो ये क्या हुआ, मोहम्मद गौरी से मिल गया, और जितनी भी बातें हैं पृथ्वीराज चौहान की, जितनी भी कमजोरियां है, क्योंकि एक पड़ोसी ही ना दूसरे पड़ोसी का कमजोरी जानता है, ये हरा नहीं सकता था ये पृथ्वीराज चौहान को। क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ताकतवर था, सेना भी ठीक ठाक थी, लेकिन ये जानता था कि इनकी क्या क्या कमजोरियां है, कहाँ से आक्रमण कर सकते हैं, इनके किला कहाँ से आक्रमण कर सकते हैं, कहाँ से कमजोर पड़ेगा, कहाँ से क्या, सब कुछ जानता था। पूरा डिटेल में किसको बताया, मोहम्मद गौरी को। और जयचंद ने कहा कि तुम्हारा मदद भी हम करेंगे, जितना कुछ आपको उपलब्ध करवाना होगा, जो जो भी जरूरत की सामानें होंगी, सब कहाँ कौन देगा, हम देंगे। अब दोबारा फिर मोहम्मद गौरी एकदम ताकत के साथ दोबारा फिर, और एक बात क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान को कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी को हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान की सेना द्वारा प्रथम तराइन की युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया। तो पृथ्वीराज चौहान को ये लग रहा था ना कि अब मोहम्मद गौरी को तो हरा दिए हैं हम, तो मोहम्मद गौरी को हरा दिए हैं, तो अब दोबारा भी अगर मोहम्मद गौरी आक्रमण करेगा तो हरा देंगे हम। तो अगर दोबारा भी मोहम्मद गौरी आक्रमण करते तो पृथ्वीराज चौहान हरा देता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, जयचंद ने मदद कर दिया था किसका, मोहम्मद गौरी का, सब कुछ बता दिया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो यहाँ पर तो पृथ्वीराज चौहान की कमियां पता चल गई थी मोहम्मद गौरी को। तो दोबारा मोहम्मद, और ये तैयार नहीं था, पृथ्वीराज चौहान तैयारी नहीं था, और ये तो तैयारी करके उधर से आया था, और दोबारा एकदम तैयारी के साथ जयचंद से मिला हुआ एकदम आक्रमण हुआ यहीं पर, फिर दोबारा आक्रमण किया, जिसको द्वितीय तराइन का युद्ध कहते हैं। और ये 1 साल ठीक बाद 1192 में हुआ। और फिर यहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, लेकिन अगला वाला में कौन जीत गया, ये जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। क्यों जीता, क्योंकि जयचंद ने इसका क्या किया था, मदद। अब जीतने के बाद क्या हुआ, अब जीतने के बाद अब भी और भी अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करके क्या हुआ, ये मोहम्मद गौरी जीतने लगा। तो अब जयचंद को लगा कि कोई बात नहीं, चलिए 1-2 साल आक्रमण करने दीजिए, अभी आक्रमण ही कर रहे हैं ना, तो जीत कर अब तो लूट कर जाएंगे अपने देश वापस, फिर गौर प्रदेश में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपना सत्ता जमाने लगा मोहम्मद गौरी यहीं पर, कहा कि नहीं अभी इधर साम्राज्य विस्तार करना है, इधर करना है, इधर करना है। तो जयचंद ने कहा कि अब आप जाने वाले हैं ना, जाइए आप अपने गौर प्रदेश में लूट उट कर। कहना ही हम नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम यहीं पर अपना सत्ता जमाएंगे और साम्राज्य विस्तार यानी राजा बनेंगे हम जाने वाले नहीं है। हमारे जो सेनापति हैं या जो भी हमारे सेनापति या मंत्री हैं, उन्हीं को यहाँ पर हम राजा बनाएंगे, हम किसी और को ये साम्राज्य नहीं देंगे। अब जयचंद को लगा कि लो ये तो उल्टा पड़ गया बात, हम तो सोच रहे थे कि ये लूट कर जाएगा और सब साम्राज्य हमारे पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ, अब जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच मतभेद बढ़ गया। मतभेद बढ़ने के कारण क्या हुआ, चंदावर का युद्ध हो गया। मोहम्मद गौरी की नजर जयचंद पर भी थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जब ये गौर प्रदेश से चला था ना, मेन इसका जो जीतने का जो मेन कारण मेन बात था वो कन्नौज को जीतना था। किसको जीतना था, कन्नौज। लेकिन इसको मोहम्मद गौरी को पता था कि सीधे सीधे कन्नौज पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं, इधर ये राजस्थान वाले क्षेत्र ना, क्षेत्र में से ही जाना पड़ेगा ना, तब ना कन्नौज पर आक्रमण करना पड़ेगा। इधर तो पृथ्वीराज चौहान का कब्जा है, तो क्या पृथ्वीराज चौहान पूरा सेना लेकर जाने देगा मोहम्मद गौरी को जाने देगा, नहीं। तो मोहम्मद गौरी को था कि पहले इसको हराया जाए, उसके बाद इसको हराया जाए। तो पहले से इसका था कि इसको कन्नौज को हराया जाए। तो जयचंद और इसके बीच बढ़ गया मतभेद, क्योंकि जयचंद को लग रहा था कि जाएगा, लेकिन गया नहीं। मतभेद बढ़ने के कारण मोहम्मद गौरी ने कहा कि रुक जाइए, आपका भी फाइल हम निपटाते हैं। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसको क्या कहते हैं, चंदावर का युद्ध 1154 में। और यहाँ पर कौन जीता होगा, ये जीता होगा, जयचंद जीता होगा, नहीं। जयचंद पहले से पृथ्वीराज चौहान से नहीं जीत सकता था। जब पृथ्वीराज चौहान से नहीं जीत सकता था तो ये मोहम्मद गौरी से क्या जीतेगा। और यहाँ पर भी जयचंद की क्या हुई, हार हो गई। जयचंद की हार हो गई 1194 में। और हार होने के बाद ये सारा क्षेत्र किसके कंट्रोल में आ गया, मोहम्मद गौरी के। अब मोहम्मद गौरी कंट्रोल में आ गया। मोहम्मद गौरी ने और भी 1-2 आक्रमण किए, और अंतिम इसका आक्रमण गखर जनजाति से हुआ। और वापस फिर ये कहाँ पर लौट गया, गौर प्रदेश में। इसने अपने 2 सेनापति, इसके पीछे 2 सेनापतियों को छोड़ दिया, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब समझिए यहाँ पर
क्या हुआ, अब ये इस क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, ये सारा क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, ये सारा क्षेत्र किसी कंट्रोल में आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। और इधर वाले क्षेत्र में बख्तियार खिलजी आ गया, बिहार वाले क्षेत्र में, नालंदा वाले क्षेत्र में बख्तियार खिलजी। लेकिन बिहार और नालंदा वाला क्षेत्र ये मोहम्मद गौरी नहीं जीता था, मोहम्मद गौरी ने बिहार और नालंदा वाला क्षेत्र नहीं, बख्तियार खिलजी के पास ठीक ठाक सेना थी। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इसके दो गो सेनापति थे, तो एक सेनापति को इधर का क्षेत्र दे दिया और दूसरा सेनापति के पास, ये दोनों सेनापति के पास बढ़िया मतलब अच्छा से एकदम सेना थी, इसकी सेना थी। तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक इधर आ गया और बख्तियार खिलजी इस वाले क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में राजाओं को हराकर इस क्षेत्र पर अपना सत्ता और शासन स्थापित कर लिया। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही ममलुक वंश, जिसको गुलाम वंश कहते हैं, उसकी स्थापना करेगा इधर किधर, इस वाले क्षेत्र में। और वही गुलाम वंश बहुत आगे विस्तार होगा उस गुलाम वंश का, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये अपना राजधानी रखेगा इधर लाहौर, राजधानी कहाँ रखेगा, लाहौर में राजधानी रखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इस क्षेत्र में है ना, ये सारे क्षेत्र में है। और बख्तियार खिलजी, अब इसका थोड़ा सा कारनामा देख लेते हैं, क्या क्या किया। बिहार वाले क्षेत्र में था, बिहार और नालंदा वाले क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया। अधिकार जमाने के बाद इसका एक ही उद्देश्य होता था, सारे विश्वविद्यालय को तोड़वाना। नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया, और भी जितने बाकी जितने भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जितने भी इस तरफ जितने भी विद्यालय, जितने भी पढ़ने वाले संस्थान थे ना, इसका काम एक ही होता था, बख्तियार खिलजी। नालंदा का इसी ने तोड़वाया फड़वाया था ना। इसका एक ही उद्देश्य, पता नहीं क्या इसके दिमाग में चल रहा था कि एक ही इसका उद्देश्य था, इसको तोड़वाना। इसको ये लग रहा था ना कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इन विद्यालयों में आयुर्वेद की शिक्षा बहुत अधिक बहुत अच्छी दी जाती थी, आयुर्वेद की शिक्षा, यानी कि जड़ी बूटियों से ही बहुत अच्छा इलाज किया जाता था, बड़े बड़े रोगों का इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता था। तो इसको ये लग रहा था कि इतने ऐसे यहाँ के विश्वविद्यालय कैसे इतने बड़े हो गए, ऐसे कैसे इतने बड़े हो गए, तो आक्रमण करके सब तोड़वा फड़वा दिया। कौन, बख्तियार खिलजी। इसके बारे में पढ़ेंगे, बख्तियार खिलजी के बारे में भी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिहार के विश्वविद्यालय को तोड़वाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, इसी का श्रेय था, यही सब विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया। समझ लीजिए, इतने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला, बताइए, ये सब तोड़वा फड़वा दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके बारे में आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।